हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शशांक थूल और द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। विशेष तौर से साप्ताहिक हमारा रोज़गार निर्माण आता है, उससे हम हमारे परीक्षा से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको हम पूरे इस वीडियो में कलेक्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको लाभ देगा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा व्यापम के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि पटवारी हो गया, कांस्टेबल हो गया, जेल प्रहरी हो गया और स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में 15 जून से 21 जून के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहली हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, इन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6000 सरपंचों और पूर्व सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की, जैसे पंच परमेश्वर योजना, मनरेगा, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु पोर्टल, गौशाला निर्माण, निःशुल्क राशन वितरण और कोरोना संक्रमण जो अभी चल रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। इसी के साथ जो पंचायतें हैं उन्हें 14वें वित्त आयोग के तहत 1830 करोड़ 7 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उनको पंचायतों को भिजवाई। इस राशि में जो 1555 करोड़ रुपए हैं ये दिया गया है पंचायतों में अधोसंरचना विकास के लिए और पेयजल व्यवस्था के लिए, और जो शेष बच गया 275 करोड़ रुपए ये दिया गया है कोरोना के रोकथाम के लिए। अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो लगभग अभी 440 गांवों में 904 कोरोना के संक्रमण के जो मरीज़ हैं वो मिल चुके हैं। तो वहाँ पे भी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो कोरोना संक्रमण है वो सिर्फ शहरों तक सीमित है। गाँवों में भी वहाँ के मरीज़ जो संक्रमण हैं वो मिल रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं मिल रहा है, जो अच्छी बात है। तो उसको रोकथाम करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है वो अलग से राशि दी गई है, जो है 275 करोड़ रुपए। उसके बाद जिन योजनाओं पे चर्चा हुई, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मनरेगा के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। श्रम सिद्धि अभियान और रोजगार पोर्टल्स के बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद निःशुल्क जो राशन वितरण है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। एक योजना यहाँ पे नाम आ रहा है जैसे पंच परमेश्वर योजना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम्स में भी उसके बारे में पूछा गया था। तो पंच परमेश्वर योजना के तहत क्या किया गया है कि जो सरकार पंचायतों को जो पैसा देती है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। उसी के साथ पंच परमेश्वर पोर्टल भी बनाया है। तो उसमें क्या है कि आप पंच परमेश्वर पोर्टल पे अगर जाते हैं तो पंचायतों का किसी भी पर्टिकुलर एक पंचायत के बारे में उसने कैसा काम किया है, कौन सा पैसा आया है और कहाँ कैसे कैसे खर्चा हुआ है, सारा विवरण आप उस पोर्टल में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर है आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक और बैठक ली। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से संबोधित भी कर रहे हैं। तो एक और बैठक में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में पूरी तरह से संकल्पित हैं और वो बिल्कुल उसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि जो मध्य प्रदेश है, ये जो कोरोना संक्रमण आया है, कोरोना संक्रमण के तहत क्या हुआ है कि जो प्रदेश को करीब 26,000 करोड़ का कर का नुकसान हुआ है, क्योंकि सारी जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितने भी उद्योग धंधे थे वो काफ़ी एक तरह से बंद ही हो गए, उनमें कुछ काम नहीं हुआ। तो जो सरकार को कर मिलता है उनसे, तो वो कर उनको उस स्तर पे प्राप्त नहीं हो पाया, जिससे जो प्रदेश सरकार है उसे 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे इंदौर में के पास जो पीथमपुर इंडस्ट्रीज़ एरिया है, आपने सुना होगा इसके बारे में, वहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज़ जो दवाइयाँ बनाती हैं, वहाँ की कुछ कंपनियाँ हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, उन्होंने
बहुत अच्छा काम किया और हमने अमेरिका को भी सप्लाई किया दवाई। उसी के साथ ये जो इंडस्ट्रीज़ रही, इन्होंने पीपीई किट का निर्माण करने में, सैनिटाइज़र निर्माण करने में काफ़ी अच्छा काम किया है। एक तरह से उनका ये कहना है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो है पोटेंशियल है, हम यहाँ पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की कोई इंडस्ट्रीज़ अमेरिका में सप्लाई कर सकती हैं, यानी कि हम इस चीज़ में अच्छा काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से, क्योंकि ये बात करती है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और शायद प्रधानमंत्री जी भी ऐसे कोई योजना लाने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने तो ले आई है। तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, इसका आरंभ हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको शुरू किया। अब इस योजना से जो लाभ मिलेगा, वो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी परिवार आते हैं राशन कार्ड धारक, वो सब इसका लाभ ले पाएंगे। इसके आधार पे होगा ये कि ना सिर्फ कोई व्यक्ति प्रदेश में, बल्कि प्रदेश के अलावा जो अन्य 21 और राज्य हैं, वहाँ पर भी इस राशन कार्ड के माध्यम से अपना राशन ले सकता है। और राशन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आजकल जो बायोमेट्रिक्स सिस्टम चलता है उसके माध्यम से वो अपना राशन ले सकता है। अंगूठे के निशान से या उंगली के छाप के निशान से वो अपना राशन वहाँ से ले सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारा यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ है। अब मान लीजिए किसी वजह से हम, या नौकरी पाने की वजह से, या किसी भी XYZ रीजन से हम जाके मान लीजिए हैदराबाद में जाके वहाँ काम करने लगे। अब लेकिन राशन तो हमें चाहिए। अब लेकिन हैदराबाद का राशन कार्ड हमारे पास नहीं है, हम वहाँ के राशन कार्ड सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा राशन नहीं मिलेगा हमको। लेकिन ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम आया है, ये जो योजना आई है, अब इससे ये होगा कि मान लीजिए मैं हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे किसी बड़ी सिटी में जाके वहाँ पे काम करने लगा हूँ। अब होगा क्या कि वहाँ पे जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ, तो मेरे निवास के जो सबसे निकटतम अपनी राशन की दुकान होगी, वहाँ मैं जाके अपनी बायोमेट्रिक्स के आधार पे, यानी कि अंगूठे के निशान से या उंगलियों के निशान के आधार पर वहाँ से राशन ले सकता हूँ। यानी कि अब मुझे वहाँ पे अलग से अपना राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा हम और किन किन राज्यों में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। तो ये है राज्य अपना आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम और उड़ीसा। तो ये सारे राज्य हैं, यहाँ पे भी जाकर आप राशन ले सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं। इस योजना से लगभग 18,452 परिवार, यानी कि 32,436 लोगों को लाभ मिलेगा। आपको पता होगा कि ये इस राशन कार्ड योजना के तहत जो गरीब हैं, गरीबी कार्ड धारक वाले हैं, उनको इस योजना के तहत मात्र 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं, मात्र 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और मात्र 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मोटा अनाज दिया जाता है। तो ये थी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात। आइए आगे चलते हैं। आगे एक और बहुत अच्छी योजना है, जो है मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल। ये एक पोर्टल जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसमें क्या है, जो असंगठित कामगार यानी कि जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जो संगठित नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो ऐसे कामगार भाई, जो जैसे मान लीजिए कोई सड़क के किनारे सब्जी बेचता है या कुछ भी छोटे मोटे सामान बेचता है, उसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे हो गए जो चलते फिरते बेचते हो, जैसे कि
कई सारा सामान बेचते हैं बेचारे, चूड़ी बेचने वाले हो गए अपने, और बहुत सारी चीज़ें, बर्तन बेचने वाले हो गए, आपने देखा होगा जो सड़कों में घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर बाज़ारों के किनारे, सड़कों के किनारे अपना छोटा सा फल विक्रेता हो गए या सब्जी विक्रेता हो गए। तो ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगार कहलाते हैं। तो इन कामगारों को क्या किया है कि एक पोर्टल बना के इनकी सारी जानकारी, इनको रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है इस पोर्टल में। अब इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, इनको सरकार द्वारा 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। ये लोन ब्याज मुक्त होगा, इस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा, और लगभग शायद 300 रुपये समथिंग कुछ इसमें आपकी किस्त बनेगी। और फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से इस लोन को लेके उसका उपयोग करके उसको अदा कर देता है, तो आगे चल के उसको और बड़े लोन दिए जा सकते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और बात जो है शस्त्र लाइसेंस के लिए। अभी शासन ने कहा है, जितने भी विभाग हैं और जो कलेक्टर्स हैं उनको कहा है कि जो आर्म्स लाइसेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एलिस, इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके ही साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारी हैं उनको पोर्टल में दर्ज करना अनिवार्य है, यानी कि उनकी जानकारी पोर्टल में, एक पोर्टल में होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ ये कहा गया है कि भाई अगर किसी के पास शस्त्र लाइसेंस है तो वो 2 से ज़्यादा शस्त्र नहीं रख सकता। उसके बाद अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा अगर तीसरा शस्त्र है तो उसे संबंधित थाना क्षेत्र में जमा करवाना होगा। आगे चलते हैं। आगे जिसने मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठक वगैरह ले रहे हैं। तो अभी जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उससे निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि उनकी जो नीति है IITT रणनीति, इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे। हालांकि इसके हमें डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे होगा, लेकिन एग्जाम्स वगैरह में, परीक्षाओं में आपसे ये पूछ सकता है कि भाई IITT क्या है। तो IITT का फुल फॉर्म है आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट और ट्रीटमेंट। यानी कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि भाई कोई व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं, आइसोलेट कर दें अगर कोई भी आपको थोड़ा सा लक्षण दिखता है या उसको ऐसा लगता है कि ये संक्रमित है तो उसे आइसोलेटेड, यानी कि बिल्कुल जिसको हम क्वारंटाइन कहते हैं आजकल की भाषा में, तो उसको बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। फिर उसके बाद टेस्ट, उस पर लगातार टेस्ट करते जाएं कि भाई इसकी स्थिति कहाँ तक है, और ट्रीटमेंट, लगातार उसका ट्रीटमेंट करता जाए। तो यह है IITT। आगे चलते हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बहुत महत्वपूर्ण, वो है अपना सैनिटरी नैपकिन्स को लेके। हालांकि कहा जाए तो जैसे कि हम अगर शहरों में भी बात करें तो यहाँ पर भी इस विषय पर बात करना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसकी बात करना और भी बुरा माना जाता है, तो लोग झिझकते हैं इन सब मुद्दों पे बात करने पे। तो अभी एक रेडियो कार्यक्रम के तहत ये हुआ कि एक जो ग्रामीण महिला थी, उस ग्रामीण महिला ने रेडियो कार्यक्रम में फ़ोन लगा के बताया कि जो ग्रामीण कोरोना संकट के समय जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर सब जो महिलाएं हैं उनको समस्या हुई सैनिटरी नैपकिन्स की। इस बात की जानकारी लेते हुए जो विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसने जो तेजस्वी स्व सहायता समूह है इसके साथ फिर 1 साल का अनुबंध किया। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की। इसी के साथ जो पूरा कार्यक्रम बनाया, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि जो लगभग प्रदेश में 97,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें उदिता केंद्र हैं। उदिता केंद्रों के अंदर एक उदिता कॉर्नर की व्यवस्था की जाएगी। इन कॉर्नर्स में जो ग्रामीण महिलाएं हैं या कोई भी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरा कार्यक्रम है,
ये 15 अगस्त से डिंडौरी जिले में शुरू किया जाएगा और फिर चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है वो है प्रयास के बारे में। प्रयास एक है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इसे जितने भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं इन्होंने अपने सिस्टम में लागू करने का कहा है कि भाई अब जितनी भी अटेंडेंस होगी वो इस अटेंडेंस के तहत होगी। इसमें होता ये है कि जो इतने भी कर्मचारी हैं उनके बायोमेट्रिक यानी कि एक तरह से आधार की डिटेल्स को उससे अटैच कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक जैसे आप अंगूठे के निशान या उंगली के निशान या फिर आपका रेटिना स्कैन्स के माध्यम से आपकी अटेंडेंस लगती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एग्जैक्टली जिस समय आपकी अटेंडेंस लगी है उसमें बिल्कुल ही आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपने अगर मान लो 10 बजे लगाया है तो ठीक 10 बजे ही आपका समय दिखाएगा। सारा पूरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। इसी के साथ तो जितने विद्युत वितरण कंपनियों ने ये भी कहा है, मध्य प्रदेश की जो है उनने ये कहा है कि भाई ये जो है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बल्कि जितने भी कर्मचारी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो संविदा के तहत कर रहे हों या किसी निविदा के तहत कर रहे हों या किसी ठेकेदार के तहत जो रखे गए कर्मचारी हैं, उनके लिए भी ये सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और खबर है। प्रदेश में जो 32 लाख से अधिक बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार दिया गया। ये जो रेडी टू ईट पोषण आहार है ये आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को और बच्चों को बांटा गया। इसमें गर्भवती महिलाएं, ऐसी नव शिशुओं की माताएं जो हैं उनको और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को ये रेडी टू ईट पोषण आहार दिया गया। इस पोषण आहार को जो स्व सहायता समूह है उनके द्वारा तैयार करवाया गया। इसमें उन्होंने सत्तू, पंजीरी, लड्डू चूरा और पौष्टिक मिक्सचर जैसे पोषण आहार इनको उपलब्ध करवाए गए। ये जो पोषक आहार की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा जो निर्धारित प्रोटीन और कैलोरी के जो मानक हैं उसके आधार पर इस पोषण आहार को तैयार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक और खबर है जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत अभी राज्य सरकार ने 27,281 विद्यार्थियों की फीस जमा की। इस योजना के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में भी चर्चा की है काफ़ी डिटेल में, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके तहत क्या होते हैं। जो लाभार्थी विद्यार्थी होते हैं जो IIT, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं, तो इस योजना के तहत उन यूनिवर्सिटीज़, उन कॉलेजेस की जो फीस होती है वो कौन भरता है? ये भरती है राज्य सरकार। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में अभी 2 भूमिगत खदानें हैं कोयले की, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। 2 खदानें हैं, एक है धनकसा और दूसरी है शारदा। भूमिगत खदानों की बात करें तो यानी कि वो अंडरग्राउंड जिसको हम कह सकते हैं कि भाई आप अंदर जाके कोयला निकाल के लाना है। उसी के बाद उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी सारा खनिज संसाधन उपलब्ध है और हम खनिज संसाधनों की अगर बात करें तो हीरा उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्तर पर है। फिर मैग्नीज तथा कॉपर के दृष्टिकोण से हम दूसरे स्थान पर हैं और कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले के क्षेत्र में हम चौथे स्थान पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण योजना है, वो है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी महामारी जो है चल रही है और केसेस जो आते जा रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा भाई हम घर में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अपनी ड्यूटी जो है वो करनी पड़ती है। जैसे हमारे जितने भी सम्मानित पुलिस कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टाफ वाले हैं, तो इनको तो भाई अपने ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। तो इनके संक्रमित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इस योजना के तहत जितने भी शासकीय कर्मचारी होंगे, अगर उनकी कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु होती है या
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों को 50,000 का मुआवजा या सहायता राशि प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में है। यह है जल जीवन मिशन के बारे में। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा 1,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है प्रदेश सरकार को। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसका आरंभ जो था, इसकी प्रथम चर्चा हुई थी 19-20 का जो बजट था उसमें माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इसका उल्लेख किया था। अगर मैं इसके मंत्रालय की बात करूं तो ये योजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है। अगर मैं ये कहूं कि जल जीवन मिशन के लिए ही इस जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन की अगर उद्देश्य की बात करें हम तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि जल आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है, जल को बर्बाद नहीं होना चाहिए पानी। फिर उसी के साथ सभी को 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना है। आप अगर देखें तो भारत में आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे स्वच्छ पेयजल की समस्या है। उसके बाद हर घर तक पाइपलाइन तक जल आपूर्ति करना भी इस मिशन का उद्देश्य है। आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे अभी भी शहरों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, बहुत सारे जो नल हो गए, सार्वजनिक नल हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गए, तो वहाँ से हमें लोगों को पानी लाना पड़ता है। कई बार ये दूरी किलोमीटर्स में भी हो जाती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर्स लोगों को पानी के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, सबके घर में एक पाइपलाइन हो और उस पाइपलाइन के तहत भाई सबको जलापूर्ति की जाए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, ये है केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या संभावना बनती है। आगे चलते हैं। अगली जो खबर है वो है WHO से। तो WHO के जो स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं माननीय माइकल रियान, इन्होंने कहा है कि जो भारत और भारत के जो आसपास के देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो यहाँ पर जो अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो विस्फोटक नहीं है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि स्थिति विस्फोटक ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगली एक और महत्वपूर्ण खबर है एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन की तरफ से, ये है ओपेक। इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ओपेक है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ये आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम के दाम बहुत कम हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये जो कच्चे तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं, इन्होंने अपने जो उत्पादन था उसको 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी। अब इस कटौती को उन्होंने 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, यानी 31 जुलाई तक के लिए और बढ़ गया है। अगर हम ओपेक की बात करें, ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये भी पूछा जाता है कई बार। अगर हमें इसकी स्थापना की बात करें तो इसके संबंध में 1960 सितंबर 1960 में इसके संबंध में कानून बनाया गया और इसको जनवरी 1961 में प्रभावी किया गया। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो था वो शुरुआत में 5 वर्षों तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। फिर इसे 1 सितंबर 1965 को वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित किया गया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको जेनेवा भी दे देगा और आपको वियना भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा सही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड दोनों ही इस संगठन के सदस्य देश नहीं हैं। अगर मैं में इसके सदस्यों की बात करूं तो इसके वर्तमान सदस्य जो देश हैं वो हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कॉन्गो। अगर इसके छोड़ने वाले सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो इक्वाडोर और इंडोनेशिया ने भी पहले इसके सदस्य थे, बाद में इन्होंने इसकी सदस्यता छोड़ दी। हाल ही में 2018 में
कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक खबर है BS6 के बारे में। BS मतलब भारत स्टैंडर्ड। भारत स्टैंडर्ड BS जो 6 है, इसको 1 अक्टूबर से लागू करने की योजना है। पहले इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन ये कोरोना संक्रमण की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अगर मैं BS6 की बात करूं तो BS6 के जो पेट्रोल वाहन होंगे और CNG वाहन होंगे, उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा उस पर हरे रंग की एक पट्टी बनाई जाएगी। उसी तरह अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल वाहनों में नारंगी रंग की पट्टी बनाई जाएगी। अगर ये BS6 BS4 है क्या, तो अगर इसकी बात करें तो ये एक तरह से उन्नत टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स हैं, ठीक है। हाल ही में आपने देखा होगा कि BS3 बंद करके BS4 लागू किया गया। ये उन्नत टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिससे जो प्रदूषण है वो कम से कम हो। उसके बाद BS5 आना था, लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई हम और अपडेट करके सीधा BS6 पे जंप करेंगे, तो उन्होंने BS5 को बीच में अलग करके BS6 पे जंप किया। अगर मैं BS6 की बात करूं तो अगर हम BS6 और BS4 की तुलना करें तो ये जो प्रदूषण का स्तर है BS4 की तुलना में BS6 में, ये 70% तक कम हो जाएगा और जो माइलेज है वो भी आपको बेहतर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है वो वर्ल्ड बैंक से है। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास ने अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है कि भाई ग्लोबल की जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि इस कोरोना संक्रमण की वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 5.2% तक सिकुड़ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है। उसके अलावा 1870 के बाद ये पहली ऐसी मंदी है जो किसी महामारी की वजह से आई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है आपका टचलेस ATM के बारे में। एक कंपनी है जो है AGS ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने एक टचलेस ATM बनाया है। इस टचलेस ATM को बनाने के लिए उन्होंने कैश एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसके तहत उन्होंने एक ATM बनाया। उस ATM में एक QR कोड जनरेट होगा। QR कोड जो आपने देखा होगा, स्कैन वगैरह करते हैं हम जिसमें को, ठीक है। तो आपको बस जाना है, अपने ATM पे जाना है। ATM पे जो QR कोड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उसको आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको सारी जानकारी, जैसे हम ATM पूछता है आपसे कि भाई अपना पिन नंबर डालिए आपका, और जो जितनी भी जानकारी लेता है, पिन नंबर हो गया कि आपको कितना ट्रांजैक्शन करना है या पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो वो सारे अमाउंट आप उसमें डालते जाइए और फिर जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ATM आपको आपका कैश दे देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली एक और महत्वपूर्ण खबर है वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने वाली जो समिति है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि 2020 का जो अवार्ड है वो नहीं दिया जाएगा कोरोना संक्रमण की वजह से। अगर इस अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसे एक बार 1970 में आर्थिक संकट की वजह से भी नहीं दिया गया था, और 1990 में जब एक विनाशकारी भूकंप आया था तब भी इसे नहीं दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की मैं अगर बात करूं तो 1957 से ये दिया जा रहा है। ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी स्मृति पर। हाल ही में 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में रवीश कुमार जी जो पत्रकार हैं, NDTV में आते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनको ये 2019 का अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। QS वर्ल्ड करके एक संस्था है, ये इसने शीर्ष 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्व की सभी यूनिवर्सिटी में जो शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंकिंग एक जारी की है। इस रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लगातार पिछले 9 वर्षों से पहले स्थान पर आ रहा है। दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड
विश्वविद्यालय। अगर मैं भारत की संस्थानों की बात करूं तो भारत के कुल 8 संस्थान हैं जिन्होंने इस 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में अपना स्थान प्राप्त किया है, जिसमें सबसे ऊपर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को 172वीं रैंक मिली है। उसी के साथ आईएससीएस बेंगलुरु 185वीं रैंक पे है, आईआईटी दिल्ली 193, आईआईटी मद्रास 275, आईआईटी खड़गपुर 314, आईआईटी कानपुर 350, आईआईटी रुड़की 383, आईआईटी गुवाहाटी 470। तो अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी ऐसा संस्थान नहीं रहा जो टॉप 100 में भी आ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, ये है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने आशंका जताई है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग 4.9 करोड़ लोग जो हैं वो अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उन्हें वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए उपाय करने चाहिए, और अगर ऐसे उपाय अगर नहीं किए जाते हैं तो एक भीषण खाद्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विश्व में 7.8 अरब जो आबादी है पूरे विश्व की, उसको खिलाने के लिए, उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। उसके बावजूद 85 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे या भूखमरी के शिकार हैं। इसलिए भाई जो आपका जो भोजन है उसे आप व्यर्थ ना करें। आगे एक और खबर है, ये चीन से आ रही है। चीन ने एक स्काई ट्रेन का परीक्षण किया है। स्काई ट्रेन देखिए, जिस हिसाब से आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, स्काई ट्रेन यानी कि जो पटरी है वो ऊपर है और ट्रेन जो है वो नीचे से जा रही है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो नए नए चीज़ें बना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो मेट्रो ट्रेन की तुलना में, ये मेट्रो ट्रेन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बेहतर है, हल्की है, और इसकी जो गति है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है एक बहुत बढ़िया खबर है, जो एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है डॉक्टर रतन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें अभी वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने छोटे जो किसान होते हैं उनके लिए मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी कैसी होनी चाहिए किसी किसान के लिए, उस पर काफ़ी काम किया है। अगर मैं द वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। इन्हें भी इस प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और खबर है, देश की मशहूर साइकिल कंपनी थी एटलस, स्पोर्ट्स साइकिल बनाने वाली ये देश की पहली कंपनी थी। इसने अपने सारे यूनिट्स बंद कर दिए हैं। इसका आखिरी यूनिट बचा हुआ था, इसको भी बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ की जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग, इसने एक एंटी माइक्रोबियल मल्टी लेयर फेस मास्क बनाया है। उनका ये कहना है कि जो सामान्य और जो अन्य मास्क है उसकी तुलना में ये ज़्यादा कारगर है, और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये इसकी सतह पर ना तो वायरस चिपक सकता है और ना ही जिंदा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक खबर है, ये है मशहूर गीतकार अनवर जी के बारे में। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 80 से 90 के दशक में काफ़ी सारी फिल्में आई, जैसे याराना, सलामी, विजय पथ, तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारे गीत लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हम करेंगे विश्व रक्तदान दिवस, जो 14 जून को मनाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो विश्व रक्तदान दिवस जो है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2004 में स्थापित किया गया था। इसे जो वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टाइन, इनके सम्मान में इसे मनाया जाता है। हम अगर इनकी बात करें तो इन्होंने मानव रक्त समूह में जो एग्लूटिनिन होता है उसके आधार पर जो मानव रक्त समूह है उसे ए, बी और ओ में बांटा था। उनको इस कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगर हम WHO की रिपोर्ट की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो थाईलैंड है, थाईलैंड में जो रक्त की उपलब्धता है वो 95% है। अगर हम भारत की बात करें वहीं
तो भारत में मात्र 75% है। इसी कार्यक्रम में 1997 में WHO ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान अभियान को शुरू किया गया था। अगर मैं रक्तदान की बात करूं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और आपको जब भी मौका मिले आपको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे घटनाएं होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ रक्त की समय पर उपलब्धता ना होने की वजह से किसी की जान जा सकती है। आइए हम कुछ बात करते हैं कि रक्तदान से लाभ क्या होता है। तो लाभ, अगर रक्तदान की अगर बात करें तो बिल्कुल जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से जो रक्तदान करते हैं उनको हार्ट अटैक, अपना रक्तचाप यानी कि बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना कम होती है अन्य की तुलना में। उसी की तरह जो लोग मोटापे हैं, जो क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम हो जाता है, तो आपको मोटापा और इससे होने वाली बीमारियां जैसे वजन बढ़ना वगैरह भी आपकी संभावना भी आपको कम होती है। तो रक्तदान करिए जब भी आपको मौका मिले। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ एक बार बार घटने वाली एक आपदा है। इसके ऊपर अनिल कुमार शर्मा जी ने, जो मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण मंडल के पूर्व मुख्य अभियंता रह चुके हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है। आइए देखते हैं वो अपने लेख में क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि बाढ़ पानी की मात्रा की आवक एवं जावक मात्रा के बीच उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है। यानी कि पानी जो आ रहा है या जा रहा है, जब इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है, वो संतुलित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आती है। बाढ़ के अगर मूलभूत कारकों की हम बात करें तो पहला तो है पानी और दूसरा है भूमि की स्थिति। भूमि की स्थिति, अगर भूमि जैसे किसी गहरे या निचली ढलानों में कोई भूमि स्थिति है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी ज़्यादा भरेगा, तो वहाँ पे बाढ़ उतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के प्रकार की अगर हम बात करें तो एक होता है आकस्मिक बाढ़, फिर होती है नदी बाढ़ और फिर होती है तटीय बाढ़। आकस्मिक बाढ़ यानी कि अचानक बाढ़ आ जाना, अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई तो वो बाढ़ आ गई। फिर नदी बाढ़, नदी बाढ़ में क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ से उद्गम हो रहा हो या कहीं दूर जहाँ से नदी का पानी आ रहा हो, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और उस नदी में बहुत सारा जल इकट्ठा अचानक कहीं से आ जाए, तो वो क्या करती है, अपने आसपास के क्षेत्र के जो तट होते हैं उन्हें तोड़ देती है। फिर उसके बाद तटीय बाढ़ की हम बात करें तो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारे जो समुद्र तट वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी अगर समुद्र का जल अचानक बढ़ जाए या समुद्र के जल में अचानक बढ़ोतरी हो जाए तो वो जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनको डुबा देती है। फिर शर्मा जी ने आगे जो बताया है कि बाढ़ के पूर्व की क्या तैयारी होनी चाहिए, तो बाढ़ के पूर्व की तैयारी में वो कहते हैं कि बाढ़ के पूर्व में आपको बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना है। ठीक है, अगर हम बाढ़ का पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो हम बहुत सारे जन धन की हानि को रोक सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं, उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला जो तट है, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि भाई यहाँ से इस तरह का एक तूफान जो है, वो चक्रवात जो है वो आ रहा है और इस दिशा में उसके जाने की संभावना है। तो जितनी भी संभावना वाली जो क्षेत्र होती है कि भाई ऐसा ऐसा नुकसान हो सकता है, उन सभी क्षेत्रों को खाली करवा लिया जाता है, लोगों को राहत शिविरों में भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चेतावनी जारी करना कि भाई बाढ़ अगर आ रही है या कहीं बहुत भारी वर्षा हो रही है, तो अगर हम चेतावनी जारी कर देते हैं तो लोग उसके बारे में सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। उसी की तरह से जो खतरे वाले स्थान हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आने की संभावना है या बाढ़ का खतरा बना हुआ है, ऐसे स्थानों को खाली करवाना। फिर बाढ़ के बाद के जो कार्यक्रम हैं वो क्या किए जा सकते हैं। बाढ़ के बाद सबसे पहला है कि आपदा की स्थिति का आकलन करना कि भाई जो आपदा आई है उसकी स्थिति मतलब किस हिसाब से नुकसान हुआ है उसका आकलन करना। उसके बाद खोज और बचाव के कार्यों में लगना। उसके बाद राहत शिविरों का प्रबंधन करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ख्याल रखना लोगों के। उसके बाद आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि भाई किसी को मेडिकल इमरजेंसीज हो गई और दूसरी चीज़ें हैं, इनका प्रबंधन करना। उसके बाद लोगों को ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराना और जनजीवन को पुनः सामान्य करना, पुनर्वास करना और पुनर्निर्माण करना। तो ये पूरा लेख था आपदा प्रबंधन के बारे में। ये जो पूरा कार्य किया जाता है ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के हिसाब से कार्य किया जाता है।
तो आशा है कि इस लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिले होंगे कि जब आपको आपदा प्रबंधन के ऊपर लिखने आए या बाढ़ प्रबंधन के ऊपर लिखने आए तो इन पॉइंट्स को आप वहाँ पे कोट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है क्रिकेट से। तो अभी जो आईसीसी है इन्होंने एक नया नियम आया है, नए नियम को मंजूरी दे दी है, वो है कोरोना सब्स्टिट्यूट नियम। इस नियम को बिल्कुल कॉन्क्शन नियम है उसी की तरह उसे लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत क्या होता है कि अगर कोई बैट्समैन या कोई बल्लेबाज जो है वो इंजर्ड हो जाए या वो बीमार हो जाए, वो खेल ना पाए, तो उसकी जगह आप किसी अन्य बल्लेबाज को खिला सकते हैं। और गेंदबाज अगर कोई आपका किसी वजह से नहीं खेल पा रहा है, बीमारी की या चोट की वजह से, तो उसकी जगह आप किसी अन्य गेंदबाज को खिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के अलावा उन्होंने जो नए नियम हैं उन्होंने क्या किया है कि जो टेस्ट है, टेस्ट में जो डीआरएस होता है, डीआरएस आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो डीआरएस होता है उसको टेस्ट में 3-3 कर दिया है, वहीं ओडीआई और 2020 में इसे 2-2 कर दिया है, जो पहले 1-1 थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है कि जो जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके जो कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा लोगो और एडवर्टाइजमेंट वगैरह वहाँ पे छपी होती है, तो एक 32 इंच का एक अतिरिक्त स्पेस और दिया जाएगा उनको लोगो और वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, ताकि जो बोर्ड है, बोर्ड को उससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो। क्योंकि जो कोरोना संक्रमण की वजह से काफ़ी सारा उनका भी नुकसान हुआ है, खिलाड़ियों का भी और बोर्ड का भी, क्योंकि मैचेस नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा अगर खिलाड़ी जो जश्न मनाते हैं या गले मिलते हैं जब जीतते हैं, तो ये इन सब चीज़ों की भी मनाही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि वहाँ पालन करना होगा आपको। आगे चलते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बॉल होती है, उस पर खिलाड़ी उस अपना थूक या फिर पसीना वगैरह लगा के उसको चमकाते हैं, तो आप उसमें पसीना लगा सकते हो, अपना बॉल को शाइन करते हैं, उसको घिसते हैं पसीना लगा के, लेकिन अपना मुंह की लार या थूक को नहीं लगा सकते। उसके अलावा अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है, मुंह की थूक या लार लगाता है उसके ऊपर, तो पहली 2 बार तो एम्पायर जो है, एम्पायर के द्वारा उसको चेतावनी दी जाएगी, और फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो जो टीम है पूरी टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक खबर है महिला फुटबॉल के बारे में। तो जो महिला फुटबॉल का जो एशिया कप है महिला फुटबॉल का, वो 2022 में उसकी मेज़बानी जो है वो भारत को मिली है। भारत को ये 44 वर्ष बाद मेज़बानी मिली है। अगर हम बात करें तो 1979 में ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट में भारत उपविजेता रहा था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूएनएससी के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में माफ़ कीजिएगा। इस पे जो अस्थायी सदस्य हैं उसके चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ गए और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 5 सदस्य आपको पता ही होगा, जो है चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर मैं अस्थायी सदस्यों की बात करूं, तो हर बार अस्थायी जो 10 सदस्य हैं इनको चुना जाता है। अभी जो चुनाव चल रहा है वो 5 अस्थायी सदस्यों को चुनने के लिए चल रहा है। इसमें जो भारत की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, विशेष तौर से एशिया प्रशांत क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अगर भारत इसमें चुना जाता है तो ये भारत का 8वां कार्यकाल होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जो चीन है। चीन ने कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस के लिए एक श्वेत पत्र जो है वो जारी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप न्यूज़ में और खबरों में देख रहे होंगे कि चीन के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं इसके लिए कि भाई जो कोरोना वायरस है वो चीन ने फैलाया है, ठीक है। और जो माननीय डोनाल्ड ट्रंप है वो तो साफ इसे कोरोना वायरस की जगह चाइनीज़ वायरस ही कहते हैं। तो इस सारे कार्यक्रम के बीच में जो चीन है, इसने अभी एक श्वेत पत्र जो है वो जारी किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो चीन है, ये जो वायरस है, ये प्राकृतिक रूप से फैला है। ये पहले जानवरों में था और फिर जानवरों से इंसानों में आया है।
तो इसमें चीन का कोई ऐसा हाथ नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है न्यूजीलैंड से। जो न्यूजीलैंड है वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त देश बन गया है। इस देश में जो आखिरी मामला आया था वो 22 मई 2020 को आया था। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगली एक खबर है कि नाइजीरिया से। नाइजीरिया में जो बोको हरम है, बोको हरम का एक आतंकी संगठन है, इसने हमला किया और करीब 69 जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी। ये आपको ये पूछा जा सकता है कि बोको हरम क्या है। तो बोको हरम क्या है? एक आतंकी संगठन है, ठीक है। और इसकी जो एक्टिविटी है, जो नाइजीरिया और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी साउथ अफ्रीका के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एक ऑनलाइन शिखर वार्ता हुई, एक शिखर सम्मेलन हुआ, ऑनलाइन हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये कोरोना संक्रमण के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन था जो ऑनलाइन हुआ है। शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो जब दो राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष यानी उनके जो देश के जो सबसे शक्तिशाली या हेड्स होते हैं, ठीक है, वो जब आके सम्मेलन करते हैं, मिलते हैं, तो हम उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण सम्मेलन हो रहा है कहीं पे विश्व स्तर पर, तो कई राष्ट्र के वहाँ पे पर्यावरण से संबंधित मंत्री या उसके विभाग से लोग आते हैं, तो हम उसे शिखर सम्मेलन नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर पर्यावरण के मुद्दे पर शिखर सम्मेलन अगर हो रहा है, तो शिखर सम्मेलन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस मुद्दे पर विभिन्न राष्ट्र के या संबंधित राष्ट्र के जो हेड्स हैं, उस राष्ट्र के जो मुखिया हैं, वो वहाँ पर आकर मिलते हैं। तो शिखर सम्मेलन, ऐसा ही एक शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कई सारी बातों पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौते किए। विशेष तौर पर अगर हम बात करें जो प्रशांत और हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, उस पर उन्होंने समुद्री जो मैरीटाइम सिस्टम है उस पर काम करने के लिए समझौता किया। फिर साइबर सिक्योरिटी और माइनिंग्स के बारे में कई सारी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के बारे में समझौता किया। तो इस तरह से ये पहला एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज जो हमने डिस्कस किया ये आपको और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा आपको। और इस वीडियो को लेकर, इस लेक्चर को लेकर आपको अगर कोई सुझाव हैं, आपकी शिकायतें हैं या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी सलाह, अपने सुझाव और अपनी शिकायतें दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, जो आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत बहुत सहायता प्रदान करे। आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस हिसाब से संक्रमण बाहर चल रहा है, तो ये मेरा यही कहना है कि बहुत ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलें, घर में बैठें, पढ़ाई करें। सारी चीज़ें आज की तारीख में आपको ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध हैं, तो घर में रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।